दिन इस मुल्क की वजीर आजम एक हिजाब पहनने वाली मुसलमान लड़की बनेगी और इंशाअल्लाह। Subscribe for more. आखिर क्यों भारत में मुसलमान प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता और आखिर कैसे मुसलमानों को पॉलिटिकल पार्टीज वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। और आज के टाइम पर चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या फिर टीएमसी, कोई भी क्यों नहीं चाहता कि मुसलमान प्राइम मिनिस्टर बने। देखिए, जब भीमराव अंबेडकर जी ने इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, तब इसका असल मकसद यही था कि इस देश को ऊंच नीच, जात पात इन सब से परे रखा जाए और इस देश को एक नमूना बनाया जाए। और इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका धर्म क्या है, आप हिंदू है, मुसलमान है या फिर क्रिश्चियन है या आप कुछ भी हैं। लेकिन फिर भी आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आया होगा और वो सवाल ये है कि आखिर क्यों आज तक भारत में एक भी मुसलमान प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाया। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि भारत का मुसलमान प्राइम मिनिस्टर बन जाए? और इसके बारे में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? देखिए, यही सेम सवाल एक बार राहुल गांधी से भी पूछा गया था। एक छात्र ने पूछा कि देश में कब कोई मुस्लिम प्रधानमंत्री बनेगा, तो राहुल ने कहा जो। लेकिन मैं आपसे कहूं कि देश का पहला प्राइम मिनिस्टर ही मुस्लिम होता, पर ऐसा महात्मा गांधी जी की वजह से नहीं हो पाया। और जो हमारे देश के पहले प्राइम मिनिस्टर बने, यानी कि जवाहरलाल नेहरू, वो चुनाव में सरदार वल्लभ भाई पटेल से बहुत ही बुरी तरीके से हारे थे, लेकिन फिर भी वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। लेकिन कैसे? अब यहाँ पर दो सवाल आते हैं कि कैसे चुनाव हार कर भी नेहरू प्राइम मिनिस्टर बन गए और सरदार वल्लभ भाई पटेल जीत कर भी नहीं बन पाए। और दूसरा सवाल यह है कि क्या सच में इस देश का प्राइम मिनिस्टर एक मुसलमान बन सकता है या नहीं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक अच्छा सा कमेंट और लाइक जरूर कर दें। यह आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इस वीडियो के रीच के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको एक शेर सुनाता हूँ। बात हो या ना हो, बात यकीन की है, हमारे जिस्म की ये मिट्टी भी इस जमीन की है। एक और शेर सुनिए। आप हिंदू, मैं मुसलमान, ये सिख, वो ईसाई, खैर छोड़ो ये तो सियासत है। उम्मीद है कि शेर आपको समझ आया होगा और शेर अच्छा भी लगा होगा। अब चलते हैं आजादी से पहले। ये साल 1939 से लेकर 1940 का था, जब मुस्लिम लीग ने एक अलग देश की डिमांड रखी। लेकिन ये मुस्लिम लीग नहीं थी जिसने सबसे पहले टू नेशन थ्योरी की बात की। मुस्लिम लीग से ठीक 3 साल पहले वीडी सावरकर ने भी टू नेशन थ्योरी की बात की थी। सावरकर का यह भी कहना था कि हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट और जैन भारत को पितृभूमि मानते हैं, लेकिन मुस्लिम और ईसाई नहीं। अब ऐसे में जब जिन्ना ने अलग देश की मांग की, तब मुसलमानों का भरोसा जीतने के लिए कांग्रेस ने मौलाना आजाद को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बना दिया। इसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 और भारत छोड़ो आंदोलन, ये दो बड़े वजह थे कि जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव 1946 तक नहीं हो सका। लेकिन जैसे ही आजादी का रास्ता साफ नजर आ रहा था, वैसे कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष बनाने की चुनाव की तैयारी खूब जोरों शोर से नजर आ रही थी। कांग्रेस पार्टी के मेंबर्स चाहते थे कि बहुत जल्द कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के चुनाव लड़े जाए। इसके पीछे एक बड़ी वजह थी। 15 अगस्त 1947 को भारत की सरकार बननी थी और अंग्रेजों ने कांग्रेस अध्यक्ष को भारत का पहला प्रधानमंत्री बनाने का फैसला लिया था। अब यहाँ पर लड़ाई इस बात की थी, जो कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष होगा वही देश का सबसे पहला प्राइम मिनिस्टर भी होगा। मौलाना आजाद अपनी किताब इंडिया विंस फ्रीडम में लिखते हैं, नए अध्यक्ष को लेकर कांग्रेस में आपसी सहमति नहीं थी। अखबारों में मुझे दोबारा अध्यक्ष बनाने की मांग उठाई गई। सरदार वल्लभ भाई पटेल भी चाहते थे कि उन्हें देश का पहला प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए, यानी कि मौलाना आजाद ही देश के पहले प्राइम मिनिस्टर बनते। लेकिन अब यहाँ मैदान में कूद पड़ते हैं गांधी जी। द कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी के मुताबिक गांधी जी ने मौलाना आजाद को 20 अप्रैल 1946 को एक चिट्ठी लिखी। गांधी लिखते हैं कि मौलाना साहब, आपके बारे में जो कुछ भी अखबारों में लिखा है उसका कोई बेस ही नहीं है। कांग्रेस कमेटी के 1-2 मेंबर्स ने मुझसे अध्यक्ष के बारे में पूछा तो मैंने बता दिया। उनका भी यही कहना था कि एक ही अध्यक्ष को दोबारा रिपीट करना सही नहीं होगा। गांधी जी आगे लिखते हैं कि जिस तरह का माहौल अभी देश में है, मैं नहीं चाहता कि कोई भी मुसलमान कांग्रेस अध्यक्ष रहे। मैं चाहता हूँ कि आप खुद जाकर डिक्लेयर कर दे कि आप कांग्रेस अध्यक्ष नहीं रहना चाहते, क्योंकि अगर मेरी राय पूछी जाए तो मैं जवाहरलाल को ही प्रेफरेंस दूंगा। इसके बाद मौलाना आजाद ने खुद को कांग्रेस अध्यक्ष के रेस से बाहर निकाल दिया। अब बात यहाँ पर सिर्फ मौलाना आजाद की नहीं थी। जवाहरलाल नेहरू को गांधी जी का फुल सपोर्ट होने के बावजूद कांग्रेस समिति के भी ज्यादातर मेंबर्स यही चाहते थे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को अध्यक्ष बनाया जाए। इस पद के लिए आखिरी तारीख 29 अप्रैल 1946 रखी गई थी और इस टाइम तक गांधी जी खुलेआम नेहरू को लेकर अपना इरादा जता चुके थे। कांग्रेस पार्टी ने कमेटी बैठाई। इस कमेटी में 15 सदस्य के पास प्रेसिडेंट चुनने की पावर थी। अब इन 15 में से 12 सदस्य ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए नॉमिनेट किया। बाकी के बचे 3 सदस्य ने किसी का भी नाम आगे नहीं बढ़ाया। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि कमेटी में किसी भी सदस्य ने जवाहरलाल नेहरू का नाम नॉमिनेट ही नहीं किया। इसके बाद गांधी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल से कहा
कि जवाहरलाल नेहरू अपने लिए दूसरे नंबर का पद कभी नहीं लेगा। जिसके बाद उन्होंने सरदार पटेल से कहा कि आप अपना नाम वापस ले लें। वैसे इसके कई साल बाद गांधी जी ने पत्रकार दुर्गा दास को इसका जवाब भी दिया। महात्मा गांधी का मानना था कि पूरे कांग्रेस पार्टी में जवाहरलाल नेहरू अकेले अंग्रेज थे और वो अंग्रेजी हुकूमत को सबसे बेहतरीन तरीके से समझ सकते थे और इसलिए जवाहरलाल नेहरू सरदार पटेल से बेहतर हुकूमत को संभाल सकते थे। लेकिन कई लोग मानते हैं कि गांधी जी पटेल के ज्यादा करीब थे और उन्हें हिंदुस्तान की असलियत मालूम थी। उन्हें पता था कि भारत बहुभाषिक और बहुधार्मिक देश है। उन्हें लगता था कि पटेल का किसी एक धर्म की तरफ ज्यादा झुकाव है, जिसकी वजह से आगे चलकर विस्फोटक स्थिति बन सकती है, देश में तनाव बढ़ सकता है। ये वजह थी कि गांधी जी नेहरू को ज्यादा तरजीह दी और इस तरह वो कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए और 15 अगस्त 1947 को भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। अब तक के भारत के इतिहास में ये पहली बार था कि जब कोई मुस्लिम प्रधानमंत्री पद के इतने ज्यादा करीब आया था। हालांकि मौलाना आजाद से पहले जिन्ना को अनडिवाइडेड इंडिया का प्रधानमंत्री बनाने की बात भी चली थी। भारत के आखिरी वायसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन के प्रेस में मौजूद कैम्पबेल जॉनसन अपनी किताब माउंटबेटन में लिखते हैं, 31 मार्च 4 अप्रैल 1947 के बीच गांधी ने माउंटबेटन से 5 बार मुलाकात की। गांधी ने माउंटबेटन के सामने प्रपोजल रखा कि मिस्टर जिन्ना को सरकार बनाने का मौका देना चाहिए। अगर जिन्ना ये शर्त मान लेते हैं तो कांग्रेस को भी खुलकर उनका सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन शर्त यह है कि जिन्ना की कैबिनेट भारत की जनता के इंटरेस्ट के लिए काम करे। गांधी का ये प्रपोजल सुनकर माउंटबेटन चौंक गए। वो कहने लगे कि इस प्रपोजल के बारे में जिन्ना क्या कहेंगे। गांधी जी ने कहा कि जब जिन्ना को पता चलेगा कि ये प्रस्ताव मैंने दिया है तब उनका जवाब होगा कि उस शातिर गांधी ने। स्टैनली और जिन्ना के बायोग्राफी जिन्ना ऑफ पाकिस्तान में लिखते हैं, माउंटबेटन ने जब गांधी के प्रस्ताव के बारे में नेहरू को बताया तो वो बहुत ज्यादा दुखी हुए। उनका कहना था कि गांधी मेरी जगह जिन्ना को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए तैयार है। ये आइडिया बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल है। मानो ये 2 मौके ऐसे थे कि जब देश को मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर मिल सकता था। खैर, नेहरू के बाद अब तक 14 प्रधानमंत्री हुए हैं, जिनमें से 13 हिंदू और 1 सिख थे, लेकिन एक भी मुस्लिम प्रधानमंत्री नहीं। पर सवाल वही है, क्या भारत में मुस्लिम प्रधानमंत्री बन सकता है? चलिए पहले मुसलमान और इंडियन पॉलिटिक्स को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, 1952 के आम चुनाव के बाद चुनी गई पहली लोकसभा इलेक्शन में 21 मुस्लिम सांसद थे। सदन में इनकी पार्टनरशिप 4.29% थी। नेहरू की पहली कैबिनेट में 2 मुसलमानों को मंत्री का पद मिला। पहले मौलाना आजाद, जिनको शिक्षा मंत्री का पद मिला था, जबकि दूसरे थे रफी अहमद किदवई, जिनको संचार मंत्री का पद मिला था। इसके बाद 1984 तक, यानी कि इंदिरा गांधी के टाइम तक औसतन 2 से 3 मुस्लिम केंद्रीय मंत्री बने। सबसे ज्यादा 1985 में, यानी कि राजीव गांधी के कार्यकाल में लगभग 6 मुस्लिम मंत्री थे। अब तक 43 मुस्लिम केंद्रीय मंत्री बने हैं। कांग्रेस सरकार में 23 और बीजेपी सरकार में 6 मंत्री बने हैं, जिसमें से मुफ्ती मोहम्मद सईद इकलौते मुस्लिम मंत्री थे जो गृह मंत्री के पद तक पहुंचे थे, यानी कि सरकार में नंबर 2 तक की पोजीशन तक। और अगर वहीं सदन में मुसलमानों की हिस्सेदारी की बात की जाए तो आजादी के बाद से लेकर अब तक 5.88% मुसलमान ही लोकसभा पहुंच पाए हैं। 2011 के डेमोग्राफी के मुताबिक देश में लगभग 17 करोड़ से भी ज्यादा मुसलमान रहते हैं, जो कि टोटल आबादी का 14.2% बनते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की माने तो जुलाई 2023 तक मुसलमानों की आबादी 20 करोड़ तक पहुंच सकती है। मुसलमानों की आबादी के हिसाब से 70 से 80 मुस्लिम एमपी होने चाहिए, लेकिन है कितने? सिर्फ और सिर्फ 27 एमपी, जो दिखाता है कि मुसलमानों का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन काफी ज्यादा खराब है। और वो उम्मीद जो हम रूलिंग पार्टी बीजेपी से कर सकते हैं वो ये है कि रूलिंग पार्टी बीजेपी से एक भी मुस्लिम सांसद नहीं है, न लोकसभा में और न ही राज्यसभा में। आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। लोकसभा में टोटल सीटें हैं 543, जिसमें से 100 सीटें ऐसी है जहां मुसलमान निर्णायक भूमिका में हैं, यानी कि वो डिसाइड करने की ताकत रखते हैं कि कौन जीतकर सांसद तक जाएगा। इनमें 65 सीटें ऐसी हैं जहां करीब 35% वोटर्स मुसलमान हैं। इन मुस्लिम मेजोरिटी सीटों में सबसे ज्यादा 14 सीटें उत्तर प्रदेश में हैं, तो वहीं दूसरे नंबर पर वेस्ट बंगाल है, जहां लगभग 13 सीटों पर मुस्लिम वोटर्स अपना दबदबा रखते हैं। इसी तरह केरल में 8, असम में 7, बिहार में 4, जम्मू कश्मीर में 3 और मध्य प्रदेश में 3। इसके अलावा दिल्ली, गोवा, हरियाणा, महाराष्ट्र और तेलंगाना में 2-2 सीटें और तमिलनाडु में 1 मुस्लिम मेजोरिटी सीट है। इनमें से कई लोकसभा जोन ऐसे हैं जहां पर मुस्लिम वोटर्स 50% से भी ज्यादा हैं, यानी कि आप इनके बिना जीत ही नहीं सकते। लेकिन इसके बाद भी 2014 लोकसभा चुनाव के मुकाबले इस चुनाव में देश की बड़ी बड़ी पार्टियों ने 58% कम मुस्लिम कैंडिडेट्स को उतारा है। अब आप सोचे जरा, 58% कम होना कोई छोटी मोटी
बात नहीं है, बल्कि इससे मुस्लिम पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन और ज्यादा खराब हुआ है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीएसपी और टीएमसी ये ऐसी पार्टियां हैं कि जिनके बारे में माना जाता है कि मुस्लिम वोटर्स का झुकाव इनके तरफ ही रहता है, लेकिन ये पार्टियां भी मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देने से कतरा रही हैं। उत्तर प्रदेश में दलित, पिछड़ी जाति और अल्पसंख्यक के नाम पे ताल ठोकने वाली समाजवादी पार्टी ने 2014 में 39 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया था, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ 4 मुस्लिम कैंडिडेट्स को ही उतारे हैं। और कुछ इसी तरीके का हाल बिहार में भी है। आरजेडी ने सिर्फ और सिर्फ 2 ही मुस्लिम उम्मीदवार उतारे। पिछले चुनाव में आरजेडी की तरफ से 5 मुस्लिम कैंडिडेट्स चुनाव में उतरे थे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि बीजेपी एग्रेसिव हिंदुत्व पॉलिटिक्स की वजह से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं चाहती कि उन पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगे। यही वजह है कि वोट गंवाने के डर से कांग्रेस के अलावा बाकी पार्टियों ने भी मुस्लिम उम्मीदवारों के टिकट काटे हैं। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह भी है कि इन पार्टियों का सबसे बड़ा वोट बैंक भी मुसलमान ही है, यानी कि इन पार्टियों का मुसलमानों के बिना जीतना नामुमकिन सा है। अब हाल सिर्फ यहीं पर खराब नहीं है, बल्कि लोकसभा की तरह राज्यसभा में भी मुसलमानों की हिस्सेदारी उनकी आबादी के हिसाब से काफी ज्यादा कम है। देश में करीब 4000 विधायक है, जिसमें से करीब 6% ही मुस्लिम विधायक हैं। अब आप सोचे जरा, जो कि माइनॉरिटी में भी मेजोरिटी है, उनकी इस तरह से हालत खस्ता है। अगर बात करें देश के सबसे ज्यादा आबादी वाली राज्य के बारे में, यानी कि उत्तर प्रदेश, तो वहाँ पर 16% मुसलमान रहते हैं, लेकिन वहाँ पर भी सिर्फ 7% विधायक ही मुस्लिम हैं। अब तक करीब 6 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री हुए हैं, लेकिन सिर्फ मुस्लिम मेजोरिटी जम्मू कश्मीर को छोड़कर कहीं पर भी मुस्लिम सीएम ने अपना पूरा राज्यकाल नहीं किया। बरकतुल्ला खान जम्मू कश्मीर से बाहर इकलौते मुस्लिम मुख्यमंत्री थे। वो करीब 2 साल तक राजस्थान के सीएम रहे। उनके सीएम बनने की कहानी भी काफी ज्यादा दिलचस्प है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 1971 में बरकतुल्ला खान भारतीय प्रतिनिधि मंडल के साथ ब्रिटेन गए थे। एक दिन दिल्ली से उन्हें फोन आया कि मैडम आपसे बात करना चाहती हैं। दूसरी तरफ फोन पर इंदिरा गांधी थी। उन्होंने कहा कि बरकतुल्ला तुम वापस लौटाओ, तुम्हें राजस्थान का सीएम बनाया गया है। इस तरह 6 जुलाई 1971 को बरकतुल्ला खान राजस्थान के 6ठे सीएम बने। बरकतुल्ला इंदिरा गांधी के पति फिरोज गांधी के दोस्त थे, इसलिए वो इन्हें भाभी भी कहा करते थे। अब आपको बता दें कि देश को एक महिला मुस्लिम मुख्यमंत्री भी मिल चुकी हैं। सैयदा अनवरा तैमूर 6 दिसंबर 1980 को वो असम की मुख्यमंत्री बनी थी। जब वो सीएम बनी तब आसाम के मूल निवासी और बांग्लादेश से आए शरणार्थियों के बीच संघर्ष चल रहा था। उन्होंने स्थानीयों के गुस्सा शांत कराने की पूरी कोशिश की, लेकिन इसके 6 महीने बाद ही उन्हें मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा। इनके अलावा अगर बाकी मुस्लिम मुख्यमंत्री सीएम की बात करें तो मोहम्मद हसन फारूक पौंडीचेरी के सीएम रह चुके हैं। गुलाम मोहम्मद सादिक जम्मू कश्मीर के सीएम रहे। मोहम्मद कोया केरला के सीएम रहे। अब्दुल गफूर बिहार के सीएम रहे और अब्दुल रहमान अंतुले महाराष्ट्र के सीएम रह चुके। अब ये तो हो गई नेतागिरी। अगर बात करें सुपीरियर पोजीशन की, यानी कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की बात, तो सिर्फ अभी तक 3 मुस्लिम ही देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहुंच चुके हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन देश के पहले राष्ट्रपति बनने वाले पहले मुस्लिम शख्स थे। वो देश के पहले उपराष्ट्रपति बनने वाले भी पहले मुस्लिम ही थे। और इसी टाइम में देश को पहला मुख्य न्यायाधीश मिला था, जस्टिस एम हिदायतुल्ला। इस पद पर रहते हुए वो देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बने। ये देश के इतिहास में ऐसा पहली बार था कि जब किसी चीफ जस्टिस को कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बनना पड़ा। अगर आर्म्ड फोर्सेस की बात करें तो वहाँ भी मुसलमानों की हिस्सेदारी नाम मात्र ही है। इकलौते इदरीस हसन लतीफ चीफ ऑफ द एयर स्टाफ ऑफ इंडिया के पद तक पहुंचे, लेकिन आज तक कोई भी मुस्लिम नेवी या फिर आर्मी का चीफ तक नहीं बन पाया। सैयद आसिफ इब्राहिम जो कि इकलौते और एकमात्र मुस्लिम थे जो कि इंटेलिजेंस एजेंसी के चीफ रह चुके हैं। अब आते हैं सबसे ज्यादा पावरफुल पोजीशन के ऊपर, मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर की बात पर। देखिए, भारत में प्रधानमंत्री के लिए जात पात या फिर धर्म कोई भी संवैधानिक रोक टोक नहीं है। संविधान के आर्टिकल 75 में प्रधानमंत्री पद का जिक्र है। लोकसभा या फिर राज्यसभा का कोई भी सदस्य जिसे बहुमत या फिर अलायंस का सपोर्ट हो वो प्रधानमंत्री बन सकता है। यानी कि हमारा संविधान किसी भी मुस्लिम को प्राइम मिनिस्टर बनने से नहीं रोकता। लेकिन घूम फिर कर आज भी सवाल यही आता है कि आज़ादी के इतने सालों बाद भी आज तक भारत को एक भी मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं मिला। नंबर 1, कई लोगों का मानना है कि अगर कांग्रेस चाहती तो आज़ादी के बाद वो किसी भी मुस्लिम को प्राइम मिनिस्टर बना सकती थी, लेकिन धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ था। ऐसे में आज़ादी के ठीक बाद किसी भी मुस्लिम को प्राइम मिनिस्टर बनाना ठीक नहीं था। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर बंटवारे से किसी का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है तो वो मुसलमानों का हुआ है। हालांकि नेहरू के मौत के बाद उस टाइम के शिक्षा मंत्री MC छागला मजबूत दावेदार थे, लेकिन तब नेहरू के निधन के बाद
कांग्रेस ने लाल बहादुर शास्त्री को तरजीह दी। नंबर 2, मुस्लिमों ने हमेशा दूसरे दलों पर भरोसा किया, यानी कि दूसरी कम्युनिटी के पीछे चलकर हम अपना गोल भी अचीव कर लेंगे। वो सालों तक केंद्र में कांग्रेस और राज्य पार्टियों में बीएसपी, एसपी, टीएमसी जैसे पार्टियों को सपोर्ट करते रहे। कभी भी भारत के मुसलमानों ने मुस्लिम सीएम या फिर मुस्लिम पीएम की मांग तक नहीं की। उनका यही मानना था कि हमारे लिए काम करने वाली पार्टी असल में नाम निहाल सेक्युलर पार्टीज ही हैं, और कुछ मुस्लिम पार्टियां बनी भी तो वो कुछ खास इलाके तक ही सिमट कर रह गई। जो पार्टियां उनके लिए आवाज उठाती है उन्हें लगता है कि ये तो वोट काटने वाली पार्टी है, लेकिन असल में देखा जाए तो वोट काटने वाली वो पार्टियां हैं जिस पे ये भरोसा करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये इन पे भरोसा करते हैं कि ये इनके लिए कुछ करेंगे, लेकिन ये पार्टियां पूरा गेम ही पलट देती हैं। अब सवाल आता है, क्या कोई मुस्लिम भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है क्या? इस पर 2 बड़ी वजह बताई जाती है। पहली तो ये कि देश की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली बीजेपी मुस्लिमों को टिकट नहीं देती, क्योंकि उनका मानना है कि अगर मुस्लिमों को टिकट देंगे तो हार जाएंगे। वहीं अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने भी मुसलमानों को वोट बैंक की नजर से ही देखा है। इसके बाद स्टेट लेवल की पार्टियों का हाल भी यही है। जब सदन में मुस्लिम नेताओं की मजबूत भागीदारी नहीं होगी तो कैसे मुस्लिम प्रधानमंत्री मिल सकता है? दूसरी वजह यह है कि धर्म की राजनीति है, और ये वजह सबसे ज्यादा खतरनाक भी है। जिस तरह की राजनीति अभी है, ऐसा मुश्किल लगता है कि अगले 10 से 15 सालों में कोई भी मुस्लिम प्रधानमंत्री बन सकता है। अगर हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स खत्म होती है तभी संभावना है कि देश को मुस्लिम प्रधानमंत्री मिल सकता है। आई बटन पे क्लिक करके जरूर देखें कि मुस्लिम पॉलिटिकली किस तरह मजबूत हो सकते हैं। इस वीडियो के बारे में आप क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर बताएं। बाकी ऐसे और वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें।